चैप्टर 7 का स्टार्ट किया हमने। नाम क्या रखा हमने? मोटिवेशन। क्या मतलब था मोटिवेशन का? डिजायर, विलिंगनेस, रीजन बिहाइंड डूइंग समथिंग। डिजायर, विलिंगनेस, रीजन बिहाइंड डूइंग समथिंग। एक मोटिवेटेड और अनमोटिवेटेड एम्प्लॉय में कोई डिफरेंस हो सकता है? क्या डिफरेंस होगा? मोटिवेटेड एम्प्लॉयज क्या करेगा? एफिशिएंट होगा, एफर्ट्स पुट करेगा टुवर्ड्स वर्क, पंक्चुअल होगा, पॉलिसीज प्रोसीजर्स को फॉलो करेगा। और जो अनमोटिवेटेड एम्प्लॉय है वो क्या करेगा? इनएफिशिएंट होगा, पंक्चुअल नहीं होगा, एफर्ट्स पुट नहीं करेगा, गोल ऑब्जेक्टिव को फोकस नहीं करेगा। तो मोटिवेशन के कोई 3 ड्राइवर्स हैं। मोटिवेशन के 3 ड्राइवर्स हैं। मीन एम्प्लॉइज के अंदर मोटिवेशन आएगी थ्रू 3 ड्राइवर्स। पहला ड्राइवर है एनर्जी, डायरेक्शन और थर्ड परसिस्टेंस। मीन एम्प्लॉइज मोटिवेटेड होंगे अगर वो एनर्जी पुट करेंगे। हाँ, एनर्जी कब पुट करेंगे? जब उन्हें पता चल रहा है कि पुट करने के अगेंस्ट हमें कुछ ना कुछ रिवॉर्ड मिल रहा है। तो एनर्जाइज होना एम्प्लॉय का जरूरी है मोटिवेशन के लिए। एनर्जाइज कब होंगे? जब उन्हें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिल रहा है। दूसरा डायरेक्शन, मीन उनका वर्क डायरेक्टेड होना भी जरूरी है कि क्या चीज वो अचीव करने जा रहे हैं। कोई डायरेक्शन क्लियर होना जरूरी है, क्योंकि अगर डायरेक्शन नहीं है तो फिर भी मोटिवेशन नहीं होगी। और साथ परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या है? प्रिजर्वेशन, मीन उस चीज का लॉन्ग टर्म कंटिन्यू होना, सस्टेनेबल होना जो है वो भी जरूरी है। क्यों? अगर बीच में परसिस्टेंस नहीं है, मीन एफर्ट से छोड़ गए तो उसे भी फिर मोटिवेशन क्या हो जाएगी? डिसअपियर हो जाएगी। तो 3 ड्राइवर्स हैं मोटिवेशन के। एनर्जी, एनर्जी कैसे आएगी? एनर्जी कैसे आएगी? वो जो काम करने जा रहे हैं उसकी इंटेंसिटी हाई होने से, उसकी इंपॉर्टेंस फील होने से। और वो कब होगी? जब कोई ना कोई रिवॉर्ड होगा। साथ डायरेक्शन, डायरेक्शन मीन क्लैरिटी होनी चाहिए कि व्हाट दे आर गोइंग टू अचीव। और साथ क्या होनी चाहिए? परसिस्टेंस। परसिस्टेंस का मतलब क्या है? सस्टेन्ड, मीन उनकी एफर्ट्स जो हैं वो सस्टेन्ड होनी चाहिए। मीन लॉन्ग टर्म कंटिन्यू होनी चाहिए, शॉर्ट टर्म टेम्परेरी नहीं होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? परमानेंट होनी चाहिए। सो मोटिवेशन को डिफाइन हम कर सकते हैं, नीड, डिजायर, विलिंगनेस बिहाइंड डूइंग समथिंग। और उसके 3 ड्राइवर्स क्या हैं वो भी हम बता सकते हैं। एनर्जी है, डायरेक्शन है, परसिस्टेंस है। और मोटिवेशन के ऊपर 2 तरह की थ्योरीज भी हैं, कंटेंट थ्योरीज एंड प्रोसेस थ्योरीज। कंटेंट थ्योरीज फोकस ऑन व्हाट मोटिवेट द इंडिविजुअल्स, प्रोसेस थ्योरीज फोकस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स आर मोटिवेटेड या स्ट्रेंथ ऑफ मोटिवेशन। और कंटेंट थ्योरी में एक थ्योरी हमने कल कवर कर ली, मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। और अकॉर्डिंग टू मैस्लो इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं 7 टाइप्स ऑफ नीड्स। 2 हायर ऑर्डर नीड्स दैट मस्ट बी फुलफिल बिफोर द अदर 5 लोअर ऑर्डर नीड्स। 2 हायर ऑर्डर नीड्स क्या थी? नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन एंड नीड फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। इनको अगर डिफाइन करें, नीड फॉर फ्रीडम ऑफ इंक्वायरी एंड एक्सप्रेशन, social condition must allow free speech, justice, honesty and fairness. और need for understanding and need to explore and experiment. और उसके बाद डेवलप होंगी 5 लोअर ऑर्डर नीड्स और हायरार्की में चलेंगी। एट द मोमेंट एक ही नीड डोमिनेंट होगी अकॉर्डिंग टू मैस्लो, और जो नीड डोमिनेंट है उसी से ही एम्प्लॉइज मोटिवेट होंगे। उसमें पहली नीड क्या है? फिजियोलॉजिकल नीड, नीड ऑफ फूड, क्लॉथिंग, शेल्टर या एवरीथिंग दैट इज नीडेड टू स्टे अलाइव। कैसे फुलफिल होगी फिजियोलॉजिकल नीड? सफिशिएंट वेजी से, पे से, रिवॉर्ड से। और ये नीड जब फुलफिल होगी तो उसके बाद डेवलप होगी सेफ्टी या सिक्योरिटी नीड। किस चीज की नीड? नीड ऑफ जॉब सिक्योरिटी, कंसिक्वेंसेस ऑफ इलनेस एंड रिटायरमेंट। कैसे फुलफिल होगी? एम्प्लॉयमेंट लेजिस्लेशन से या एम्प्लॉयर्स कंपनी पॉलिसी ऑफ पेंशन या मेडिकल अलाउंसेस।
उसके बाद डेवलप होगी सोशल नीड टू इंटरेक्ट विद अदर पीपल, हैविंग ए रिलेशन, फ्रेंडशिप विद अदर्स, कैसे फुलफिल होगी? इनफॉर्मल वर्क अरेंजमेंट से या फिर टीम वर्क से। और उसके बाद डेवलप होगी एस्टीम नीड ऑफ रिस्पेक्ट, प्रोप्राइटी, इंपॉर्टेंस, वैल्यू ऑफ ऑन्स पर्सन, फुलफिल होगी। प्रमोशन लेकिन उससे आएगी शॉर्ट टर्म स्टीम, लॉन्ग टर्म स्टीम कैसे आएगी? स्टेटस ऑफ द जॉब से। और उसके बाद कभी ना खत्म होने वाली नीड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट, नीड टू अचीव समथिंग वर्थ वाइल इन लाइफ, कैसे फुलफिल होगी? चैलेंजिंग वर्क एनवायरनमेंट वेयर इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इज बूस्टेड अप। और इसकी थ्योरी के कुछ क्रिटिसिज्म भी थे कि डिफरेंट नीड हैव डिफरेंट रिएक्शन फॉर डिफरेंट इंडिविजुअल्स, एट द सेम टाइम इंडिविजुअल्स may have more than one need, hierarchical order may be different. Theory explain only what motivate the individuals, ignore lack process of motivation या strength of motivation। और उसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से रिलेटेड तीन बातें, मॉडल इज वेक, अनक्लियर, not clearing the link between self-actualization and organization performance, and self-actualization is not always possible or at all level in the organization, like workers in factory environment cannot have or achieve this self-actualization need। अभी पिछले पेपर में एग्जामिनर ने ये थ्योरी टेस्ट की। अगर हम आए ऑन पेज 119, पेज 119, सिक्स प्लस 3 9 मार्क्स के लिए उसने टेस्ट किया ये टॉपिक। पार्ट ए ऑफ द क्वेश्चन फॉर 6 गुड मार्क्स। इन ईच ऑफ द अबव केसेस identify and explain the dominant need under Maslow hierarchy of needs. Also suggest how each of these need can be satisfied। ऊपर 1 2 3 कोई 3 सिनेरियो है, तो आपने नीड आइडेंटिफाई करनी है, उसको एक्सप्लेन करना है और साथ बताना है कि कैसे सेटिस्फाइड मीन फुलफिल होगी। नहीं लिखना रटा है, लेकिन कौन सा रटा वो आइडेंटिफाई करना है। और साथ पार्ट बी फॉर 3 मार्क्स, डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। तो 7 लिमिटेशंस भी हमारे पास, कि एक आध भूल भी जाती है तो खैर है, 6 भी लिख दोगे तो 3 नंबर मिल जाएंगे। Ahad Hassan CFO has vast knowledge and experience of operational and financial matters of the organization. However, he believes that his opinion are not being given due consideration by the CEO। तो कौन सी नीड यहाँ पे मैटर नहीं हो रही है? उसकी एस्टीम नीड, मीन उसकी ओपिनियन को वैल्यूज नहीं मिल रही, उसकी ओपिनियन को इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही। उसके बाद एस्टीम नीड को एक्सप्लेन कर दो, कैसे फुलफिल होगी बता दो, 2 नंबर। जोया शाह हैज रिसेंटली ज्वाइंड अ फर्म ऑफ अकाउंटेंट्स। शी इज कंसर्न्ड अबाउट कंटिन्यूइंग हर एम्प्लॉयमेंट विद द फर्म एज शी बिलीव्स that her supervisor has assigned an unrealistic deadline for her first assignment। सेफ्टी सिक्योरिटी नीड है, क्या ख्याल है? फिजियोलॉजिकल तो नहीं है, सेफ्टी सिक्योरिटी नीड। उसके बाद इसको एक्सप्लेन कर दो, बता दो कैसे फुलफिल होगी। Fatima Fawad, a managing director, is successfully running a leading advertising agency। She has always wanted to do social work for the cause of unprivileged communities. However, the busy schedule does not allow her to pursue the cause। Social need था interaction, relationship, friendship with others। क्या वो दूसरों के साथ फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहती है? नो, वो एक कॉज के लिए काम करना चाहती है, अपनी आखिरत संवारना चाहती है। To achieve something worthwhile in life। कौन सी नीड है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ फुलफिलमेंट, जो उसकी पूरी नहीं हो रही। इतने 6 पूरे नहीं तो पहली 2 ठीक करके 4 नंबर ले सकते हैं आप। 4 ले लिया आउट ऑफ 6 मीन पास हमने कर लिया।
लेकिन अगर 2 गलत कर दिए तो फिर हम फेल कर बैठे। चलिए 2 गलत करके हमने 2 नंबर ले लिए आउट ऑफ 6। अगर हमें रटा आता है और ये 3 नंबर साथ हम ये भी ले लेते हैं तो कितने हो गए, 5 नंबर। तो आउट ऑफ 9 5 लेके फिर भी हम पास कर रहे हैं। क्या ख्याल है? लेकिन अगर वो 3 रटा वाले मार्क्स में हम नहीं ले रहे तो फिर हम पेपर पास नहीं कर रहे, फिर पता नहीं क्या कर रहे हैं। वही कर रहे हैं जब भी पिछले टेस्ट में, टर्म टेस्ट में हमने किया। कितने स्टूडेंट टर्म टेस्ट में पास हुए अभी देखेंगे आज। आउट ऑफ 29 कितने परसेंट स्टूडेंट 50% मार्क्स ले सके। सो क्या पढ़ रहे हैं हम कि इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करती हैं अकॉर्डिंग टू मैस्लो। क्या मोटिवेट करती हैं? नीड्स। कंटेंट थ्योरी में ही एक और राइटर हमें मिला, हर्जबर्ग। और मोटिवेशन से रिलेटेड हर्जबर्ग ने भी क्या की, एक थ्योरी दी जिसको नाम दिया गया है 2 फैक्टर थ्योरी। हर्जबर्ग 2 फैक्टर्स थ्योरी। अकॉर्डिंग टू हर्जबर्ग इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हैं 2 फैक्टर्स, एक हाइजीन फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स और दूसरा मोटिवेटर फैक्टर्स। इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हैं 2 फैक्टर्स, हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर फैक्टर्स। हाइजीन फैक्टर क्या है? कुछ 6 हाइजीन फैक्टर्स हैं। क्या 6 हाइजीन फैक्टर हैं? वही फैक्टर जो जॉब सेटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। क्या थे वो फैक्टर्स? सैलरी रिवार्ड था और रिकॉग्निशन भी था, और क्या था? क्वालिटी ऑफ सुपरविजन था, और क्या था? वर्किंग कंडीशन भी था, और क्या था? रिलेशनशिप विद बॉस। क्या ख्याल है? रिलेशनशिप विद बॉस, रिलेशनशिप विद कोलीग्स, एक उसने साथ बता दिया क्या, जॉब सिक्योरिटी भी हो सकता है। रिकॉग्निशन को छोड़ के बाकी वही सारे फैक्टर जो जॉब सेटिस्फैक्शन वाले थे वो उसने कहाँ पे लिख दिए? हाइजीन फैक्टर के अंदर। इसके अलावा कुछ मोटिवेटर फैक्टर भी हैं। मोटिवेटर फैक्टर क्या है? एडवांसमेंट। मोटिवेटर फैक्टर क्या है? ग्रोथ। मोटिवेटर फैक्टर क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी। मोटिवेटर फैक्टर क्या है? द वर्क इटसेल्फ, के वर्क जो है वो इंटरेस्टिंग है या नहीं है, द वर्क इटसेल्फ। और मोटिवेटर फैक्टर क्या है? रिकॉग्निशन। और मोटिवेटर फैक्टर क्या है? अचीवमेंट। अब कहते हैं कि 2 फैक्टर्स हैं जो मैनेजमेंट को फोकस करने हैं एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, हाइजीन और मोटिवेटर फैक्टर। और क्या करना है? पहले आपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करने हैं हाइजीन फैक्टर्स, और ये जो हाइजीन फैक्टर्स हैं ये क्या करेंगे? एम्प्लॉय के अंदर खत्म करेंगे डिससैटिस्फैक्शन। क्या खत्म करेंगे? डिससैटिस्फैक्शन। इन एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए आपने क्या करना है? पहले उनके अंदर से डिससैटिस्फैक्शन का एलिमेंट खत्म करना है। डिससैटिस्फैक्शन का एलिमेंट कैसे खत्म होगा? जब ये हाइजीन फैक्टर आप फुलफिल करोगे तो उससे क्या होगा? एम्प्लॉय एक न्यूट्रल स्टेज पे आ जाएगा। अब ये जो न्यूट्रल स्टेज है इसका मतलब क्या है कि एम्प्लॉय जॉब से डिससैटिस्फाइड नहीं है। इसको हम ये नहीं कहेंगे कि एम्प्लॉय जॉब से सैटिस्फाइड है। सेटिस्फैक्शन कैसे आएगी? जब आप एम्प्लॉय को प्रोवाइड करोगे मोटिवेटर फैक्टर्स। मीन इससे ना सिर्फ मोटिवेशन आएगी, साथ इसे क्या क्रिएट होगी? सेटिस्फैक्शन भी। मीन दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। हाइजीन फैक्टर डिससैटिस्फैक्शन खत्म करते हैं, डिससैटिस्फैक्शन खत्म करके एम्प्लॉय को एक न्यूट्रल स्टेज पे ले आते हैं। इस न्यूट्रल स्टेज का मतलब क्या है? कि एम्प्लॉय ना तो सेटिस्फाइड है और ना ही डिससैटिस्फाइड है। हाँ, सेटिस्फाई करने के लिए आपको क्या करना है? ये मोटिवेटर फैक्टर मीन एडवांसमेंट, प्रमोशन, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इंटरेस्टिंग वर्क, रिकॉग्निशन और अचीवमेंट, ये चीजें प्रोवाइड करती हैं।
हाँ, पहले आपने क्या करना है, उनके अंदर से डिसैटिस्फैक्शन खत्म करनी है। उसके लिए ये बेसिक चीजें जो हैं ये पहले प्रोवाइड करनी है। और ये प्रोवाइड ना करने का मतलब क्या है कि एम्प्लॉय जॉब से डिससैटिस्फाइड है। हाँ, ये हाइजीन फैक्टर आपने प्रोवाइड किए तो इसका मतलब क्या है, एम्प्लॉय डिससैटिस्फाइड नहीं है। लेकिन डिससैटिस्फाइड नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सैटिस्फाइड भी है। सैटिस्फाइड कब होगा, जब मोटिवेटर फैक्टर प्रोवाइड करोगे। हाँ, अगर मोटिवेटर फैक्टर आपने प्रोवाइड नहीं किए तो इसे हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉय इज नॉट बीइंग सैटिस्फाइड। एम्प्लॉय इज नॉट बीइंग सैटिस्फाइड मीन कहां पे है, यहां पे है। इसे हम डिससैटिस्फाइड नहीं कहेंगे। क्यों, डिससैटिस्फाइड तो तब होगा ना जब हाइजीन फैक्टर भी फुलफिल नहीं हो रही। तो दोनों फैक्टर एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। मीन अगर ये प्रोवाइड किए तो क्या खत्म हुई, डिससैटिस्फैक्शन। लेकिन इसे हम सैटिस्फैक्शन नहीं कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, एम्प्लॉय इज नॉट डिससैटिस्फाइड। मीन ये न्यूट्रल स्टेज का मतलब क्या है, एम्प्लॉय इज नॉट डिससैटिस्फाइड। न्यूट्रल स्टेज का मतलब क्या है, एम्प्लॉय इज नॉट बीइंग सैटिस्फाइड, कि ना वो डिससैटिस्फाइड है और ना ही सैटिस्फाई करने के लिए आपको होगा ये मोटिवेटर फैक्टर प्रोवाइड करना होगा। सो मैनेजमेंट को करना क्या है, पहले ये बेसिक हाइजीन फैक्टर फुलफिल करने हैं एम्प्लॉय के अंदर से डिससैटिस्फैक्शन की चीजें खत्म करने के लिए। इसको बनाना होगा न्यूट्रल। हाँ, जब न्यूट्रल बनेगा तो आप उसने मोटिवेट करना है आपने काम के लिए, तो उसके लिए क्या प्रोवाइड करने हैं, मोटिवेटर फैक्टर, जिससे क्या आएगी, सैटिस्फैक्शन, और साथ ही क्या आएगी, मोटिवेशन। सो अकॉर्डिंग टू हर्ज़बर्ग टू फैक्टर थ्योरी, दो फैक्टर्स हैं जो एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए आपको कंसीडर करने हैं। फैक्टर कॉजिंग डिससैटिस्फैक्शन मीन हाइजीन फैक्टर, एंड फैक्टर कॉजिंग सैटिस्फैक्शन मीन मोटिवेटर फैक्टर। दोनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं है। हाँ, अगर हम ऑन पेज 107, this theory which he set out in his book The Motivation to Work 1959, after carrying out research into factors that motivate individuals in their work by interviewing 200 engineers and accountants। मीन ऐसे ही मुंह उठा के उसने थ्योरी नहीं लिख दी, कुछ 200 अकाउंटेंट इंजीनियर्स का उसने इंटरव्यू कंडक्ट किया और उसके बाद उसने देखा कि ये फैक्टर्स हैं जो डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं और ये मोटिवेटर फैक्टर हैं जो सैटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। Herzberg identified two groups or categories of factor: hygiene factor, the factor causing dissatisfaction, and most significant factors are company policy, supervision, relationship with the boss, supervisor, salary, relationship with the colleagues, peers। peers mean आपके लेवल पे जो लोग हैं, आपके colleagues, managers हैं तो other managers, working condition, status and security। While motivator factor क्या है, the factor causing satisfaction, the most significant factors are achievement, recognition, the work itself, responsibility, advancement and growth। Herzberg argued that the opposite of dissatisfaction is not satisfaction। इसका मतलब क्या है, it is not being dissatisfied, and the opposite of satisfaction is not dissatisfaction। this mean it is not being satisfied, mean neutral stage पे है। So the conclusion from Herzberg analysis is that management need to deal with the two different categories of factors affecting the concern, attitude, behavior of employees in their work। Ensure that hygiene factor are given proper attention। mean management को अब करना क्या है, according to Herzberg two factor theory, ensure that hygiene factors are given proper attention। if employees are content with their hygiene factor, they will not be dissatisfied। say employees are not being paid well enough to prevent them from being dissatisfied, it doesn't create satisfaction। creating satisfaction, motivation, i.e. providing a condition at work that will make individual feel a sense of achievement and recognition, mean motivator factor से satisfaction आएगी। and according to Herzberg, such a key factor is job enrichment। जॉब एनरिचमेंट एक टर्म बोली जाती है, डिफाइनिंग एम्प्लॉय रोल अलोंग विद स्टेटस, अथॉरिटी, रैंक। डिफाइनिंग एम्प्लॉय जॉब रोल अलोंग विद अथॉरिटी,
स्टेटस रैंक मीन सिर्फ रोल नहीं देना, आपने उसे कोई स्टेटस रैंक अथॉरिटी भी देनी है, तो इससे क्या होगी, जॉब एनरिच। जॉब एनरिच का मतलब क्या है कि अब वर्क जो है वो एम्प्लॉय के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, फुलफिलिंग होगा, और उससे क्या आएगी, मोटिवेशन आएगी। जॉब एनरिचमेंट मीन डिफाइनिंग एम्प्लॉय जॉब रोल, defining employee job role along with status, rank or responsibility of the job, along with status, rank, authority or responsibility of the job. So करना क्या हमें लर्न, ये 6 हाइजीन फैक्टर का नाम हमें लर्न करना है। सैलरी, वर्किंग कंडीशन, रिलेशनशिप विद बॉस, रिलेशनशिप विद कलीग, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस और सुपरविजन भी आप कह सकते हो। 6 मोटिवेटर फैक्टर क्या है, एडवांसमेंट, ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, द वर्क इटसेल्फ, रिकॉग्निशन एंड अचीवमेंट। और अब मैनेजमेंट को करना क्या है कि पहले आपको हाइजीन फैक्टर जो है वो फुलफिल करने हैं, किस लिए, टू एलिमिनेट डिससैटिस्फैक्शन अमंग एम्प्लॉयज एंड दिस डजंट मीन सैटिस्फैक्शन। क्रिएट करनी है सेटिस्फैक्शन कैसे, बाय प्रोवाइडिंग मोटिवेटर फैक्टर i.e. रिकॉग्निशन, अचीवमेंट एटसेट्रा, या फिर कैसे प्रोवाइड की जा सकती है मोटिवेटर फैक्टर या सेटिस्फैक्शन, थ्रू जॉब एनरिचमेंट। मीन कैसे सेटिस्फैक्शन लाई जा सकती है, थ्रू जॉब एनरिचमेंट। मीन सिर्फ जॉब रोल ही नहीं, साथ आपने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, कोई अथॉरिटी, कोई रैंक, कोई रिकॉग्निशन भी प्रोवाइड करनी है। पास में एग्जामिनर एक दफ़ा थ्योरी ये टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन 2016 की बात है, पिछले कोई 2-3 सालों में टेस्ट नहीं किया, तो दोबारा टेस्ट हो सकती है। लेकिन ये हर्जबर्ग कहता है कि उससे सेटिस्फैक्शन नहीं आएगी। यहाँ पे वर्ड सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, मोटिवेशन। वो कहता है मोटिवेशन हाइजीन फैक्टर से नहीं आएगी, मोटिवेशन किन से आएगी, इनसे आएगी। मतलब अगर ये पूरे नहीं हो रहे तो क्या क्रिएट होगी, डिससैटिस्फैक्शन। ये पूरे हो गए तो क्या होगी, डिससैटिस्फैक्शन खत्म हो जाएगी। मतलब ये फैक्टर क्या कॉज करते हैं डिससैटिस्फैक्शन, कब, जब ये आप प्रोवाइड नहीं कर रहे। तो डिससैटिस्फैक्शन खत्म करने के लिए क्या करना है, हाइजीन फैक्टर प्रोवाइड करने हैं। मीन ये डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट भी करते हैं और डिससैटिस्फैक्शन को खत्म भी करते हैं। कॉजिंग का मतलब क्या है, डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करेंगे नहीं होने की सूरत में और खत्म करेंगे होने की सूरत में। जी पिछला टर्म टेस्ट था चैप्टर 2, 3 और 5 का, शायद ऐसी बात थी। 2, 4, 5 का था, 1 और 4 का था। 1 और 4 अभी आपने टेस्ट दिया कौन से, स्टार यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर्स एट स्टार यूनिवर्सिटी। ये शायद पास पेपर का क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू लिविंस फोर्स फील्ड एनालिसिस आपने बताना है फोर्सेस और स्टेट, डिजायर्ड स्टेट और करंट स्टेट क्या थी, मार्किंग बाय प्रोफेसर, और डिजायर्ड स्टेट थी मार्किंग बाय मार्कर्स। ड्राइविंग और स्ट्रेनिंग फोर्स बतानी है। ड्राइविंग फोर्स यहाँ पे क्या था, मैनेजमेंट, जबकि रिस्ट्रेनिंग फोर्स क्या थी, प्रोफेसर्स। और साथ आपने बताना है अकॉर्डिंग टू लिविंस मॉडल कि क्या ये ठीक है कि प्रोफेसर को फोर्सफुली ये है चेंजेस इंप्लीमेंट की जाए। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोफेसर्स एट स्टार यूनिवर्सिटी। आपके पास शायद कोई क्वेश्चन नंबर डिफरेंट होगा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा कुछ के पास। पास पेपर का क्वेश्चन है ये, क्या ख्याल है। अभी 2 अटेम्प्ट पहले एग्जामिनर ने टेस्ट किया, हमने कवर किया हुआ है, ये कोई नई बात नहीं थी। अगर इसमें से भी अगर आपको पूरे 5 नंबर नहीं मिले तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत है कि आपको क्या करना है। इन्हें कवर किया हुआ क्वेश्चन भी अगर आप पूरे नंबर नहीं ले रहे तो फिर आप BM पास नहीं कर रहे, क्योंकि वहाँ पे तो नए क्वेश्चन मिलने हैं आपको। इसका मतलब क्लास में हमारा दिमाग ठिकाने पे नहीं होता जब हम क्वेश्चन कवर कर रहे होते हैं, अगर इसमें से 5 नंबर पूरे हम नहीं ले पाए तो।
क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू मिर्जबर्ग आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है रोल। पास ऑन मेमोज, रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशनल मटेरियल हाईलाइटिंग ग्रुप इश्यूज। 10 रोल थे। फिगर हेड, लीडर, लाइजन, मॉनिटर, डिसैमिनेटर, स्पोक्समैन, एंटरप्रेन्योर, डिस्टर्बेंस हैंडलर, रिसोर्स एलोकेटर, निगोशिएटर। ये कौन सा रोल है? पास ऑन मेमोज, रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन मटीरियल्स, हाईलाइटिंग ग्रुप इश्यूज, ग्रुप के बिहाफ पर बोलना, स्पोक्समैन। बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस, पार्टिसिपेशन इन मीटिंग विद रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अदर डिवीजन्स और ऑर्गेनाइजेशन, लिंक क्रिएट करना, लाइजन। पार्टिसिपेट्स इन एंड डायरेक्ट्स निगोशिएशन विद टीम, डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, निगोशिएटर। ये तो वर्ड ही क्लियर कर दिया उसने। नंबर 3 निगोशिएटर। नंबर 4 सेंड मेमोज एंड रिपोर्ट्स, इन्फॉर्म स्टाफर एंड सबऑर्डिनेट्स ऑफ डिसीजंस, डिसैमिनेटर। नंबर 5 इंक्लूड ऑलमोस्ट ऑल इंटरेक्शन विद सबऑर्डिनेट्स, गाइडेंस, डायरेक्शन, ट्रेनिंग, हायरिंग, फायरिंग। तो ये सारा क्या है? लीडरशिप, लीडर। Number 6 draft and approve of plans, schedules, budgets, set priorities, resource allocator. Scan, read trade press, periodics, reports, attend events and developments, monitor. Greet visitors, sign legal documents, attend ribbons cutting ceremonies, host receptions, figurehead. Settle conflict between subordinates, डिस्टर्बेंस हैंडलर। तो पीछे एक बच गया, इंप्लीमेंट इनोवेशन प्लान फॉर द फ्यूचर, एंटरप्रेन्योर। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन। नंबर 1 स्पोक्समैन, नंबर 2 लाइजन, नंबर 3 निगोशिएटर, नंबर 4 डिसैमिनेटर, नंबर 5 लीडर, नंबर 6 रिसोर्स एलोकेटर, नंबर 7 मॉनिटर, नंबर 8 फिगर हेड, नंबर 9 डिस्टर्बेंस हैंडलर और नंबर 10 एंटरप्रेन्योर। हाफ मार्क ईच, 5 मार्क्स। किसी को पूरे 5 नंबर मिले हो इस क्वेश्चन में से? किसी को पूरे 5 नंबर मिले हो इसमें से? क्वेश्चन नंबर 3, research in number of organizations setting shows that efforts to introduce major changes for achieving the objective of corporate turnaround and improvements invariably meet with strong resistance from employees at various levels. Identify and explain different positive and well as negative responses from employees against changes. तो चैप्टर 4 के पहले पेज पे हमने पढ़े 2 पॉजिटिव रिएक्शन रिस्पॉन्सेज और 2 नेगेटिव रिएक्शन रिस्पॉन्सेज। रटा 5 नंबर। किसी को पूरे 5 नंबर मिले हो यहाँ से? 2-3 स्टूडेंट्स को मिले हैं, दिस मीन चेकिंग फेयर हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, करना क्या है? यूजिंग अ मॉडल ऑफ योर चॉइस सजेस्ट हाउ अ फॉर्म ऑफ चेंज कंसल्टेंट माइट असिस्ट द कंपनी इन प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग द चेंज। चेंज के हमारे पास मैनेज करने के 4 मॉडल हैं। लेविन्स फोर्स फील्ड एनालिसिस, लेविन्स 3 स्टेज मॉडल, जैमिनी 4R मॉडल और मैकिन्जी 7S मॉडल। तो इनमें इस क्वेश्चन में चारों में से कोई भी एक अप्लाई किया जा सकता था, लेकिन बेस्ट जो यहाँ पे अप्लाई होता है वो है लेविन्स 3 स्टेज मॉडल। अनफ्रीज करना है, मूव करना है और रीफ्रीज करना है। हाँ, अगर आपने कोई और मॉडल भी अगर अप्लाई किया तो फिर पूरे नंबर नहीं मिलेंगे, लेकिन नंबर मिल जाएंगे। अगर आपने 3 स्टेज मॉडल के अलावा कोई मॉडल अप्लाई किया है, 7 बातें रिलेट की हैं, तो नंबर मिल सकते हैं, लेकिन पूरे नहीं। पूरे नंबर इसमें मिलेंगे कब? जब आप 3 स्टेज मॉडल अप्लाई करोगे। तो इसमें लीवर्स फॉर चेंज अप्लाई नहीं होगा, स्किल्स फॉर मैनेजिंग चेंज अप्लाई नहीं होगा, गाइडलाइंस नहीं अप्लाई होगा। 4 मॉडल हैं, फोर्स फील्ड एनालिसिस, 3 स्टेज, जैमिनी 4R या फिर 7S
इन चारों में से किसी एक के अकॉर्डिंगली आंसर दोगे। किसी को यहां से पूरे 6 नंबर मिले हो, 5 मिले हो, गुड। क्वेश्चन नंबर 5 ये हमारा पास पेपर का क्वेश्चन है। चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में हमने कवर किया, पहले में प्रोजेक्ट की बात है तो नेटवर्क एनालिसिस है, और दूसरे में सिमुलेशन एग्जामिनर ने आंसर दिया, कवर किया हुआ हमने ये क्वेश्चन, सिर्फ कंपनी का नाम चेंज किया। कितने औखे नंबर थे इस पेपर के अंदर कि 14 मार्क्स सिर्फ 16 स्टूडेंट्स ले पाए। सिर्फ 16 स्टूडेंट्स क्लास में निकले जिनके 14 मार्क्स हैं, और 14 से कम अगर मार्क्स हैं तो आपको सोचने की जरूरत है कि अगर 2 चैप्टर में से आप पास नहीं हो रहे तो 11 चैप्टर में आप कैसे पास होगे। बहुत औखा पेपर था ये, बहुत औखा था। एक क्वेश्चन नंबर 5 6 नंबर का पास पेपर में से, क्वेश्चन नंबर 1 कितने का 5 नंबर का पास पेपर में से 11 नंबर तो यही है आपके पास। और मिर्जबर्ग मॉडल आता है तो पूरे 5 नहीं, कोई 3 नंबर तो आप ले लोगे, ज्यादातर कितने 4 गलत करोगे। 14 मार्क्स तो यहीं से आ जाते हैं, छोड़ दो वो क्वेश्चन 3 स्टेज मॉडल वाला। क्या ख्याल है? 5 नंबर रटा है इसके अंदर, 4 रिएक्शन लिखने हैं। क्या 14 मार्क्स लेना औखा काम है? मसला कहां पे है? मसला कहां पे है? कितना फाइन सर हमारे पास कलेक्ट हुआ है? 3700।